नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हमने इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी और भूगोल से संबंधित कुछ बातें की हैं। भूगोल में भी जो भूगोल का सैद्धांतिक पक्ष था और भूगोल का प्रादेशिक पक्ष, तो सैद्धांतिक और प्रादेशिक पक्ष में बांट के हमने पढ़ा था। सैद्धांतिक पक्ष में हमने लगभग सभी बातों को डिस्कस कर लिया जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो प्रादेशिक पक्ष है, उस प्रादेशिक पक्ष में भी हम कह सकते हैं कि जो वर्ड की मैपिंग है उस पर भी हमने बातचीत कर ली, इंपॉर्टेंट बातों को हमने देख लिया। आज से हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल पर। तो अब हम लोग भारत के भूगोल डिस्कस करेंगे और भारत के भी भूगोल में भी हम लोग क्या बात करेंगे, तो जियोमॉर्फिक रीजन की बात करेंगे। तो आज बात करते हैं हम लोग क्या, भारत का और भारत के भूगोल में हमें सबसे पहले बात करना है क्या, जियोमॉर्फिक रीजन ऑफ इंडिया या भारत का आकृतिक, भारत के भू आकृतिक प्रदेश की हम लोग बात करेंगे। एशिया महाद्वीप हमने पढ़ा था और एशिया महाद्वीप पढ़ने के क्रम में मैंने आपको ये बताया था कि एशिया महाद्वीप में हमने डिस्कस किया था कि पामीर पठारी क्षेत्र है या पामीरियन ग्रंथि है, जिसे हम कह सकते हैं पामीर की गांठ के रूप में हमने डिस्कस किया था। और मैंने ये बताया था कि अगर मान लेते हैं कि ये इस स्थान पर कहीं पर क्या है, पामीर की गांठ है या पामीर की गांठ का क्षेत्र है। मैंने आपसे कहा था कि पामीर की गांठ या पामीरियन ग्रंथि जो है ऐसा क्षेत्र है जहाँ से विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ है। तो हम मान लिया हमने कि क्या है, पामीर पामीर की गांठ ऐसा क्षेत्र है जहां पर क्या है, तो मैंने आपसे बताया हुआ है कि इस स्थान पर क्या है कि यहाँ से विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का विकास हुआ है। और ये यहाँ से जो ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं उनमें से एक पर्वत श्रृंखला है जिसे हम कहते हैं क्या, हिमालय पर्वत का विस्तार हुआ है। जो भारत का अगर हम बात करेंगे, भारत का जो भू आकृतिक विभाजन है, उस भू आकृतिक विभाजन में सबसे पहला वर्गीकरण किया गया उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का संबंध इसी हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र से है, जो कहाँ से निकली आए हैं, तो हम कह सकते हैं पामीर की जो गांठ है, इस पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रृंखलाओं में से एक भाग ये भी है। इसे हम कह सकते हैं क्या, हिमालयन पर्वतीय। हिमालय पर्वत का ही जो अग्र विस्तार है हम इसे कहते हैं क्या, अराकानयोमा पर्वत है। मैंने आपको पढ़ाया है एशिया महाद्वीप में अराकानयोमा पर्वत के बारे में। फिर इस क्षेत्र से पामीर की गांठ से कौन सा क्षेत्र मिलता है, तो इस स्थान से एक पर्वत निकलता है, इसका नाम है कुनलुन सान। हिमालय पर्वत है, हिमालय के बाद कुनलुन सान है, ये किनगिन भी है। एक पर्वत है, का नाम है तेनसान। यहाँ से एक पर्वत निकलता है जिसे कहते हैं क्या, हिंदुकुश और सुलेमान। हिंदुकुश पर्वत है सुलेमान पर्वत है। फिर किरथर की पहाड़ियाँ हैं, आप देखेंगे किरथर है, जाग्रोस है, तो किरथर की पहाड़ियाँ हैं, जाग्रोस की पहाड़ियाँ हैं, एल्ब्रूस पर्वत, और आगे जाकर के आपको टॉरस माउंटेन और आपको क्या मिलेगा, आर्मेनियाई गांठ से क्षेत्र जाकर के जुड़ जाता है। तो टॉरस माउंटेन और टॉरस माउंटेन के साथ उधर जाकर आर्मेनियाई गांठ से। कुल मिलाकर के हमें अब जब जो क्षेत्र के बारे में पढ़ना है वो क्षेत्र कौन सा है, तो हम कह सकते हैं सबके एक एक अक्षर हम लिख दें, हिमालय, अराकानयोमा पर्वत, सुनसान, हिनगिन, तेनसान, हिंदुकुश
सुलेमान, किर्थर, टॉग्रोस, एल्ब्रूस, टॉरस माउंटेन। ठीक है। तो जब हम भारत के भू आकृतिक विभाजन की बात करते हैं तो भारत के भू आकृतिक विभाजन के क्रम में सर्वप्रथम जो क्षेत्र, सबसे पहला जो क्षेत्र हम देखते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की ओर हम देखते हैं। तो जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, उत्तर भारत के क्षेत्र में मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ है और इस मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र को हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं। तो भारत का जो भू आकृतिक विभाजन है, इस भू आकृतिक विभाजन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन सा क्षेत्र है, भू आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे तो पहला भू आकृतिक प्रदेश में आएगा उत्तर भारत का पर्वतीय, उत्तर भारत का उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का संबंध किससे है, तो हम कह सकते हैं इसका संबंध है हिमालय पर्वतीय हिमालय पर्वतीय भू आकृतिक विभाजन का जो दूसरा भाग है, इस दूसरे भाग को कहा जाता है प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। अब प्रायद्वीप क्या होता है, ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इनके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सेकेंड भाग है ये कैसा क्षेत्र है, तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है और ये क्षेत्र जो है ये एक प्रकार का कैसा है, पठारी क्षेत्र है। तो जो दूसरा वर्गीकरण किया गया, ये दूसरे वर्गीकरण को हमने क्या कहा, ये दूसरा वर्गीकरण का जो क्षेत्र है ये है प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। इस प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत कई पठार हैं, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड का एरिया है, केंद्रीय उच्च भूमि का क्षेत्र है, यहाँ पर दक्कन का पठार है यहाँ पर। ठीक है, तो जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इस केंद्रीय उच्च भूमि को भी हम अलग अलग रूप में वर्गीकृत करते हैं। मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बाघेल खंड का पठार, भांडेर खंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, इस प्रकार से पठारी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत है। फिर नर्मदा ताप्ती नदी घाटियाँ हैं, फिर दक्कन का पठार है और फिर दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों तक ये क्षेत्र विस्तारित होता हुआ चला जाता है। तो दक्षिण में दक्षिण पर्वतीय क्षेत्रों तक विस्तारित है। तो जो दूसरा भू आकृतिक प्रदेश है, पहला तो हमने कहा कि उत्तर भारत का है पर्वतीय क्षेत्र। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे, जो हमारा सेकेंड टॉपिक होगा यहाँ पर, वो है क्या, तो हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र। प्रायद्वीपीय भारत का पठारी, प्लेटू रीजन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र की बात। ये मैं बता रहा हूं किस सीक्वेंस में हमें पढ़ना है, उसी सीक्वेंस में वर्गीकरण भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाए। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, तो थर्ड जो नंबर है वो है भारत का कोस्टल एरिया। तो हम भारत के अगर तटीय क्षेत्र की बात करें, भारत का तटीय क्षेत्र घाट है और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का एरिया है, तो भारत का तटीय क्षेत्र भी है। तो जो हमारा तीसरा भू आकृतिक विभाजन में, भारत के भू आकृतिक विभाजन में जो हम थर्ड पॉइंट जिसको हमें डिस्कस करना है वो है भारत का क्या, तटीय क्षेत्र। इस तटीय क्षेत्र में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बारे में के घाट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसी रूप में हमें पढ़ना भी है। तो जो विभाजन है से कहा गया क्या, भारत का तटीय क्षेत्र, और ये तटीय क्षेत्र किस रूप में है, तो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो हो गया आपका पश्चिमी घाट और एक हो गया आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट।
फिर है भारत में आइलैंड एरिया। तो मैंने आपको पढ़ाया होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हिमालय उत्पत्ति सिद्धांत, और जब हिमालय उत्पत्ति सिद्धांत, इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हिमालय का की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्या क्या प्रोसेस थी इन समस्त बातों को, और इसके साथ ये भी बताया अराकान यूमा पर्वत के बारे में। और इसी के जो अग्रगर्त विस्तार का अग्र भाग का विस्तार कहाँ पर हुआ है, तो हिंद महासागर में, सागर में ये क्षेत्र डूब गया, और इसके जो क्षेत्र बाहर की ओर दिखाई दे रहे हैं इसे ही कहा जाता है क्या, अंडमान और निकोबार, जानते हैं, जो कि भारत का द्वीपीय क्षेत्र है। तो भारत के अगर भू आकृतिक विभाजन की बात करें तो जहां भारत के उत्तर में मोड़दार पर्वतों का विकास हुआ है, नवीन मोड़दार पर्वत का विकास हुआ है, प्रायद्वीप के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पठारों का विकास हुआ है, और साथ ही साथ भारत का क्षेत्र कैसा है, तो तट में क्या है, तो तटीय क्षेत्र भी विस्तारित है, जिसे हम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसी प्रकार से भारत के पास द्वीप समूह का भी क्षेत्र है। तो द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है, और इसके साथ साथ क्या है, लक्षद्वीप का समूह। तो अंडमान द्वीप समूह कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये अराकान यूमा पर्वत का ही जो भाग था, आगे बताएंगे इसको और भी ज़्यादा कैसे बने थे, और समुद्र में डूब गए हैं। समुद्र के इसमें जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं द्वीपनुमा दिखाई दे रहे हैं, और उसी क्षेत्र को हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जबकि दूसरी ओर है लक्षद्वीप समूह, जो कि कैसे बने हुए हैं, तो ये प्रवाल भित्तियों के द्वारा से निर्मित द्वीप है। और मैंने आपको बताया था प्रवाल के बारे में, कोलेंट्रेटा के बारे में बताया है आपको, जूजेंथेले के बारे में बताया है, और किस प्रकार से जो कोलेंट्रेटा है, जूजेंथेले है, किस तरह से ये द्वीप का निर्माण करते हैं, उस पूरी प्रोसेस को मैंने इन्वायरमेंट में डिस्कस किया हो। इस स्थान पर हमें सिर्फ बात करनी है कि कौन कौन से द्वीप क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, और उनसे संबंधित कुछ बातें जान। तो जो भारत का भू आकृतिक विभाजन है, इस भू आकृतिक विभाजन में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है, तो हम कह सकते हैं भारत का द्वीपीय क्षेत्र। तो भारत का क्षेत्र, और मुख्य रूप से यहाँ पर दो ही क्षेत्रों को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, पंबन वगैरह द्वीप हैं तो उनके बारे में भी। द्वीपीय क्षेत्र में भी अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार समूह और लक्षद्वीप की चर्चा करें, ठीक है। तो भारत का जो भू आकृतिक विभाजन है, भू आकृतिक विभाजन में अंतिम रूप से अब हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा उत्तर भारत है, और उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को, मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र को हमने क्या कहा कि इसका संबंध है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के साथ। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाते हैं कि यहाँ पर विभिन्न पठारों का विस्तार हुआ है, विभिन्न प्रकार के पठारी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जिसे हमने कहा कि प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है। तीसरा जो भाग है वो है तटवर्ती क्षेत्र है, और तटवर्ती क्षेत्र में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का विस्तार हुआ है। तो तीसरा जो भाग है वो है भारत का तटवर्ती क्षेत्र। नेक्स्ट जो भाग है वो है भारत के द्वीप समूह। तो द्वीप समूहों के बारे में अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो छूटा हुआ है अभी तक, वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो हम देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र है, और इसके उत्तर में और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों के दक्षिण में क्या हुआ है, इस स्थान पर भारत के मैदानी क्षेत्र का विकास हुआ है, भारत के बृहद मैदान का विकास। बात करेंगे इसे जोड़ करके अपवाह तंत्र के साथ। तो अगला भाग है भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसे हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के साथ। अपवाह तंत्र, जब हम गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, तो गंगा सिंधु
और ब्रह्मपुत्र नदियों का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तो उस अपवाह तंत्र के साथ में इसे जोड़ करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से तैयार करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और साथ में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी देख लेंगे यहीं पर कि यूपी में जो भू आकृतिक वर्गीकरण है उत्तर प्रदेश का तो कैसे किया गया है, रुहेलखंड का मैदान कहाँ पर है, ठीक है, किस किस क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया है, बुंदेलखंड क्षेत्र है तो कैसे, पठारी क्षेत्र है, ग्रेनाइट जैसी संरचनाओं का विकास क्यों हुआ यहाँ पर, ठीक है। जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो मैदानी क्षेत्र में जाते हैं, तो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों की हमें बात करनी है कि कैसे यहाँ पर गंगा सिंधु दोआब का क्षेत्र है, ठीक, प्रयाग का क्षेत्र है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रयाग्स हैं ये भी बात करनी है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिलाकर के भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है, भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को हमने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के साथ क्या किए हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र, भारत का तटीय क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र और भारत के विशाल मैदान के रूप में हमने वर्गीकृत किया है। अब सबसे पहले डिस्कशन करना शुरू करते हैं हम उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं। उत्तर भारत पर्वतीय, ठीक है, इस उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र का संबंध हिमालय पर्वतीय जो उत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है अथवा हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इन्हें हम लोकेशन टोपोग्राफी और लोकेशन रिलेटेड फीचर के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। सबसे पहले तो उच्चावच और अवस्थिति संबंधी विशेषताओं के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करना प्रारंभ करते हैं। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र अथवा हिमालयन पर्वतीय क्षेत्र का किसके आधार पर, तो आप कह सकते हैं उच्चावच और अवस्थिति संबंधी विशेषताओं, उच्चावच संबंधी विशेषताओं आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। उच्चावच और अवस्थिति संबंधी विशेषताओं के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों का। ध्यान रहे मैं ये बता चुका हूं आपको उच्चावच क्या होता है वगैरह, इन सब के बारे में बता चुका हूं जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास में। अगर किसी को डाउट हो जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास में जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम लोग नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में चलेंगे। तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का वर्गीकरण कर रहे हैं और नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में सबसे पहले हमें जो क्षेत्र मिला उसे कहा जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय के बाद जो दूसरा क्षेत्र है इसे कहा जाता है ग्रेटर हिमालय अथवा बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय, उसके बाद है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय को ही आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, तो ग्रेटर अथवा इनर हिमालय भी आ जाए तो एक ही बात है। इसे बृहद हिमालय भी कहते हैं अथवा इसे आंतरिक हिमालय भी कहा, आंतरिक हिमालय भी, इसे इनर हिमालय भी आए तो एक ही बात है, ठीक। उसके बाद है लघु हिमालय अथवा मध्यम हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय, तो एक ही बात है। तीसरा जो फोल्ड है, हम जान रहे हैं कि हिमालय क्या है,
एक मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र है, हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है जिसकी उत्पत्ति संपीड़न बल के प्रभाव से वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई। कैसे कैसे उत्पत्ति हुई, इस पूरी प्रोसेस को डिस्कस किया जा चुका है। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय के बाद है लघु अथवा मध्यम अथवा हिमाचल। हिमालय तो लघु, मध्यम अथवा हिमाचल हिमालय। और फिर इसके बाद है हमारा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। और फिर जाकर के हमें मिलता है उत्तर भारत का, क्या मिलेगा? उत्तर भारत का सिनॉप्सिस जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही सिनॉप्सिस बनाने का प्रयास करिएगा। अगर यहाँ पर मैंने डॉट 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 करा है तो डॉट डॉट करिएगा। इसका मतलब क्या है? ये इसका भाग नहीं है, ठीक है, इस क्षेत्र का। अब थोड़ी सी बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो 2-4 मिनट आप लोग कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ बातों को समझने का प्रयास करिए। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया है अर्थ मूवमेंट के बारे में, भू संचलन के बारे में, और हमने ये समझा है कि जो भू संचलन होता है अथवा जो अर्थ मूवमेंट होता है वो क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है, हम कह सकते हैं क्रमिक परिवर्तन है, जिसके कारण सतह पर स्थल स्वरूपीय विशेषताओं का निर्माण होता है अथवा स्थल स्वरूपों का में परिवर्तन की देखने को मिलती है। जो अर्थ मूवमेंट है, जो भू संचलन है, इस भू संचलन को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें हम कह सकते हैं भू संचलन का नियंत्रक कारक, जो डिटरमाइन फैक्टर होता है वो नियंत्रक कारक होता है बल। और मैंने आपको बताया था कि बल की उत्पत्ति के आधार पर भू संचलन को 2 भागों में हमने वर्गीकृत किया, एक एंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट और एक एक्सोजेनिक अर्थ मूवमेंट। एंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट अर्थात अंतर्जात भू संचलन, जब पृथ्वी के अंदर की परतों से बल लगता है और उसके प्रभाव बाहर की ओर दिखाई देने लगते हैं, इसे ही कहा जाता है एंडोजेनिक अर्थ मूवमेंट, अंतर्जात भू संचलन। इस अंतर्जात भू संचलन में भी कई बार परिवर्तन अकस्मात हो जाते हैं और कई ऐसे परिवर्तन होते हैं जो धीमी गति से लंबे समय के परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं, ठीक, जिसे हम कहते हैं पटल विरूपण, डायास्ट्रोपिक अर्थ मूवमेंट। ये भी मैंने आपको बताया है। और ये बताया था आपको कि पटल विरूपण संचलन में एक संचलन होता है जिसे कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट अथवा विवर्तनिकी संचलन, और विवर्तनिकी संचलन ही वह संचलन होते हैं जिनके कारण सतह पर स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है। विवर्तनिकी संचलन को 2 भागों में हमने बांटा, एक होता है पर्वत निर्माणकारी संचलन और एक है महादेशजनक। तो अगर सपोज करें कि 2 फोर्स हैं, एक फोर्स है F1 फोर्स है और एक फोर्स है F2। ये दोनों एक डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, एक दिशा में गति कर रहे हैं, एक दिशा में नहीं बल्कि ये एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। और क्या है, ये एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, तो आपस में टकराएंगे। जब एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं, अगर कोई ये स्थल खंड है, ये कोई क्षेत्र है मान लिया हमने, और इस क्षेत्र में इस डायरेक्शन से फोर्स लगे और कुछ इधर से भी फोर्स, ऐसा कोई बल लग जाए, तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के बल को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स, अथवा हम कहते हैं इसे संपीड़न बल। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स अथवा संपीड़न। संपीड़न बल कहलाता है अथवा कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स कहलाता है। जब कभी कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स लगता है, संपीड़न बल लगता है, तो आप देखेंगे क्षेत्र में अगर लगातार इस तरह से बल लगाते रहे, हम लगातार बल लगता रहे, तो ऐसा हो सकता है कि इसका एक भाग ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाए और एक भाग नीचे।
और ऐसे धस जाएगा, फिर एक भाग ऊपर उठेगा, फिर एक भाग नीचे धस जाएगा। ऐसी सन, क्योंकि लगातार फोर्स लग रहे हैं, लगातार बल लग रहे हैं, और जब लगातार बल लगेंगे, लगातार फोर्स लगेंगे, तो इस तरह की संरचना का विकास होगा कि एक भाग ऊपर की ओर उठेगा, एक भाग नीचे की ओर धंस जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फोल्डिंग प्रोसेस अथवा वलन की प्रक्रिया। तो क्या कहलाती है ये प्रक्रिया? जब भी संपीड़न बल उत्पन्न होगा, संपीड़न बल लगेगा, तो संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप वलन की प्रक्रिया होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है हर जगह हो, ये मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। फिलहाल यहां पर सिर्फ इतना समझना है कि अगर ऐसा बल लगा और इस बल लगने के कारण क्या हो गई, वलन की क्रिया हुई, फोल्डिंग प्रोसेस हुई, वलन की प्रक्रिया हो गई, फोल्डिंग की प्रोसेस हुई, तो जिस पर्वत क्षेत्र का विकास होगा, एक भाग ऊपर उठ गया ना, नीचे की ओर धंस गया, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे धंस गया। इस प्रकार से जिन पर्वतों का विकास होता है उन पर्वतों को ही मोड़दार पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत को हम कहते हैं मोड़दार पर्वत अथवा फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन क्योंकि ये फोल्डिंग की प्रोसेस से बन रहे हैं, वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि जब कभी अगर कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हुआ और इस कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स के कारण फोल्डिंग की प्रोसेस हो गई, वलन की क्रिया हो गई, तो फोल्डेड माउंटेन बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से अब बात को समझिए। एक प्रकार के अंतर्जात बल में भी हमने क्या कहा, पर्वत निर्माणकारी संचलन, और पर्वत निर्माणकारी संचलन के कारण संपीड़न बल की उत्पत्ति होती है, और जब संपीड़न बल उत्पन्न हो जाता है तो वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अब अगर हिमालय पर्वत की बात करें हम, तो हिमालय पर्वत जहां आज बना हुआ है, मैंने आपको बताया तो होगा कि एक यूरेशियन प्लेट का क्षेत्र था और यूरेशियन प्लेट का भी महाद्वीपीय भाग। मैंने आपको बताया है पूरा वर्ल्ड का मैप बना करके बताया था कि कौन सी प्लेट का कौन सा भाग महाद्वीपीय है, महासागरीय है। तो आपको याद होगा यूरेशियन प्लेट का एक भाग है और यूरेशियन प्लेट का कौन सा क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र। हमने कहा कि है हमारी एशियन, और यूरेशियन प्लेट का ये है महाद्वीपीय किनारा, महाद्वीपीय भाग, महाद्वीपीय किनारा है। और भारत पहले और स्थान, भारतीय जो प्लेट थी ये है भारतीय, क्या है, कहा गया ठीक। यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के मध्य पहले क्या था, टेथिस सागर अवस्थित, टेथिस सागर, और इसका क्या नाम था, टेथिस सागर। टेथिस सागर था, एक छिछला और उथला सागर के रूप में था। टेथिस सागर का जो ये प्लेट का भाग है, इस क्षेत्र को कहा जाता था, क्या नाम था इसका, इसे कहा जाता था टेथिस सागर। ठीक है, भारतीय प्लेट गति कर रही थी इस दिशा पर, तो बनी बात है कि टेथिस सागर चूंकि भारतीय प्लेट के अग्र हिस्से पर थी तो ये भी गति करेगी इस दिशा पर। कैसे गति करेगी,
ध्यान से बात को समझ। जब टेथिस सागर प्लेट धीरे धीरे आगे की ओर गति कर रही है, आगे की ओर बढ़ रही थी, इस प्रक्रम में, इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि सबसे पहले इस यूरेशियन प्लेट के साथ जा करके ये टेथिस सागरीय प्लेट टकरा गई। टेथिस सागरीय प्लेट का हिस्सा किनारा जा करके टकराया और यूरेशियन प्लेट की टेथिस सागरीय प्लेट के साथ टक्कर हुई। जैसे ही दो प्लेटों का कोलिजन होगा, दो प्लेटें जाकर के टकराएंगी, तो कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट होने लगेगा। अभी हमने समझा कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स के बारे में, और हम ये जानते हैं कि जैसे ही कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट होगा, जैसे ही संपीड़न बल की उत्पत्ति होगी, वैसे ही वलन की प्रक्रिया, और वलन की प्रक्रिया होने का मतलब है कि मोड़दार पर्वत का विकास होगा। तो जब टेथिस सागर की प्लेट जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो यूरेशियन प्लेट का क्रस्ट मोटा है, महाद्वीपीय क्रस्ट है, क्रस्ट की मोटाई अधिक है, कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हुआ, वलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इस वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो इस यूरेशियन प्लेट पर एक मोड़दार पर्वत बनना शुरू। तो यूरेशियन प्लेट पर वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पर मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। जो मोड़दार पर्वत यूरेशियन प्लेट पर उत्पन्न हुआ, टेथिस सागर की प्लेट के टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले संपीड़न बल के प्रभाव से इस पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो ये क्या है, ये है ट्रांस हिमालय पर्वतीय। तो ट्रांस का मतलब ही होता है पहले या पार, तो हिमालय से पहले उत्पन्न होने वाला पर्वतीय क्षेत्र ही है ट्रांस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। आगे अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमने जो हिमालय का वर्गीकरण किया था अभी, तो हिमालय का जो वर्गीकरण किया, उस हिमालय के वर्गीकरण में क्या है, हिमालय के वर्गीकरण में सबसे पहला जो क्षेत्र था हमारा, वो था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये जो ट्रांस हिमालय है, अब मुद्दा समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय हिमालय के पहले का बना हुआ क्षेत्र होगा, और ये हिमालय के पहले उत्पन्न होने वाला क्षेत्र होने के साथ साथ इसकी उत्पत्ति कहां पर हुई होगी, तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी कहां पर, आप कह सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट के भाग में। अब देखिए आगे जाकर के क्या होता है, धीरे 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 ये प्लेट जो है यूरेशियन, वो टेथिस सागर की प्लेट इस यूरेशियन प्लेट के नीचे छिपित होने लगी। तो धीरे 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 जाकर के ये यूरेशियन प्लेट क्या हो रही है, इस टेथिस सागर की प्लेट के नीचे। अगर हमने मान लिया कि वो सॉरी बाय मिस्टेक यूरेशियन प्लेट नहीं, यूरेशियन प्लेट के नीचे, यूरेशियन प्लेट के नीचे टेथिस सागर की प्लेट छिपित होना प्रारंभ हो जाती है। तो यूरेशियन प्लेट के नीचे टेथिस सागर की प्लेट धीरे धीरे छिपित होना प्रारंभ हो जाती है। छिपित होना यानी सबडक्ट कर जाना, अंदर की ओर चली जाती है। ठीक, तो कुल मिलाकर अब हो क्या रहा है, अगर मान लिया ये है यूरेशियन प्लेट और इस स्थान पर मोड़दार पर्वत के रूप में ट्रांस हिमालय उत्पत्ति हो, यहाँ पर ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट धीरे 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 इसके अंदर छेपित हो जाएगी, और छेपित होने के पश्चात अब ये हिमालय जो भारतीय प्लेट है, अब भारतीय प्लेट आकर के टकराएगी। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से आकर के टकराएगी, तो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराने के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, तो पुनः कोलिजन के कारण कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। पुनः कोलिजन होने से संपीड़न बल की उत्पत्ति हो जाएगी। अब जब पुनः दोनों प्लेटें आकर के टकरा रही हैं, जब दोनों टकराएंगी तो फिर तो संपीड़न बल उत्पन्न होगा। ये जैसे जैसे ये धीरे धीरे नीचे की ओर चली जाएगी, आंशिक गलन हो जाएगा इसका, तो अब इस किनारे से इसका किनारा ये भाग आकर के टकराना शुरू कर,
जैसे ही ये दोनों किनारे एक दूसरे के पास आएंगे संपीड़न बल उत्पन्न होगा और संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो वलन की प्रक्रिया होगी और वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति होगी। अब ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स लगने के कारण अब वलन की प्रक्रिया यहां तो हो चुकी, यहां तो पहले ही पर्वत बन गया है और जो पर्वत बना इसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो यह इस स्थान पर ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई, पहले ही उत्पन्न हो गया। अब जो वलन की प्रक्रिया होगी वो होगी इस भारतीय प्लेट पर, और भारतीय प्लेट पर वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होगी। इस स्थान पर बनेगा आपका ठीक है। तो देखिए जो हिमालय पर्वत बना, हिमालय पर्वत का विकास कहां पर हुआ, तो हिमालय पर्वत बना भारतीय प्लेट पर, और जो ट्रांस हिमालय है ये किस पर है, ये है इसकी उत्पत्ति से पूर्व हो गई, पहले हो गई। तो उत्पत्ति और संरचना की दृष्टिकोण से ट्रांस हिमालय का जो क्षेत्र है वो हिमालयन क्षेत्र से अलग है। उत्पत्ति, संरचना और समय काल तीनों ही बातें हैं, पहले हो गया है उत्पन्न और संरचनात्मक दृष्टिकोण से भी अलग होगा। ठीक है, बात को ध्यान रखना। अब एक पॉइंट और समझ लेते हैं, फिर हम लोग हिमालय क्षेत्र पे आते हैं। एक बात और क्या समझनी कि जो भारतीय प्लेट थी इसका घनत्व तो अपेक्षाकृत बहुत अधिक नहीं था कि ये ज़्यादा अंदर की ओर स्लाइड करती हुई, ज़्यादा अंदर की ओर सबडक्ट होती हुई चली जाए। तो भारतीय प्लेट का बहुत अंदर की ओर गहराई पर इसका क्षेपण नहीं हुआ, यानी ये प्लेट बहुत अंदर की परतों में धंस नहीं पाई, बल्कि ये प्लेट क्या कर गई, यूरेशियन प्लेट के नीचे स्लाइड कर गई। ठीक, ऐसा कैसे प्रमाण मिलता है, इन सब बातों की चर्चा प्लेट टेक्टोनिक में करेंगे, क्योंकि ज्वालामुखीयता से संबंध है इन बातों का। ये प्रमाण वगैरह हम लोग वहाँ पे देखें मेंस की कक्षा में, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा बात समझ लेते। तो भारतीय प्लेट को जाना चाहिए था कुछ इस तरह से अंदर की ओर, लेकिन वो अंदर की ओर नहीं गई, बल्कि इस यूरेशियन प्लेट के नीचे क्या कर गई, स्लाइड कर गई। और यूरेशियन प्लेट के नीचे जब स्लाइड कर गई तो यूरेशियन प्लेट और ऊपर उठ जाएगी, और यूरेशियन प्लेट के ऊपर उठने के कारण ही जो तिब्बत का पठारी क्षेत्र है आज क्या है, तो सबसे ऊंचे पठार के रूप में है, क्योंकि तिब्बत पठारी क्षेत्र की ऊंचाई अपेक्षाकृत बढ़ गई। तो अगर हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करना प्रारंभ करें, तो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जब हम मूव करेंगे तो हमें सबसे पहला जो क्षेत्र मिला, ये क्षेत्र है तिब्बत का पठारी क्षेत्र। क्या मिला हमें, तिब्बत का, ठीक है। साउथ की ओर बढ़ेंगे तो साउथ तिब्बत के पठार से साउथ में बढ़ेंगे तो हमें जो फोल्ड मिलेगा, इस फोल्ड का नाम है ट्रांस हिमालय। तो हमें मिला ट्रांस के बारे में हम पढ़ाई की, समझा बात को। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के अभी तक यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझा कि दो तरह की प्लेटें थीं। एक प्लेट थी भारतीय प्लेट, और भारतीय प्लेट के अग्र हिस्से पर ही टेथिस सागरी प्लेट थी, और एक प्लेट थी यूरेशियन। जब भारतीय प्लेट गति कर रही थी तो इसके परिणाम स्वरूप टेथिस सागरी प्लेट भी आगे की ओर गति की। टेथिस सागरी प्लेट ने आगे की ओर बल लगाया, और टेथिस सागरी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के द्वारा लगने वाले बल से, यानी संपीड़न बल के का परिणाम स्वरूप वलन की प्रक्रिया हुई, और इस वलन की प्रक्रिया से मोड़दार पर्वत के रूप में ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई। साथ ही साथ टेथिस सागरीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण होना प्रारंभ हो गया। अच्छा, ट्रांस हिमालय बना कहाँ, तो ट्रांस हिमालय बन गया यूरेशियन प्लेट पर। धीरे धीरे टेथिस सागरी प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हुआ, और टेथिस सागरी प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण और आंशिक गलन के परिणाम स्वरूप अंततः भारतीय प्लेट
और यूरेशियन प्लेट के मध्य टक्कर हुआ, यानी कोलिजन हुआ। दोनों के टक्कर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले संपीड़न बल से वलन की प्रक्रिया के प्रभाव के कारण भारतीय प्लेट पर मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। नवीन है इसलिए इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं। वलित क्यों? क्योंकि मोड़दार है, बाद में बना है इसलिए इसे नवीन कहते हैं। तो नवीन वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब जो ये टक्कर हो रही है, सबसे अग्र में जो फोल्ड बनेगा, सबसे अगला जो फोल्ड होगा, इसे ही कहेंगे बृहद हिमालय। देखिए, एक भाग जो धसा इधर, इस तरह से समझ, जो भाग यहां पर धस रहा है का, और एक क्षेत्र, दोनों के मध्य में क्या होगा? एक गर्तनुमा क्षेत्र बन जाएगा। ऐसे बन जाएगा ना, क्योंकि एक भाग तो नीचे की ओर धस रहा है। इस क्षेत्र को कहा जाता है इंडस सांगपो सचर जोन। ठीक है, फिलहाल अभी फोल्ड देख लेते हैं। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट फोल्ड है ट्रांस हिमालय के बाद, दूसरे इस फोल्ड का नाम है बृहद हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद बना क्या? बृहद। तो ट्रांस हिमालय बन गया, ट्रांस हिमालय के बाद बन गया बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के बाद अगला जो फोल्ड है कहते हैं लघु अथवा हिमाचल। हिमालय और फिर शिवालिक हिमालय। ठीक, चलिए अब एक एक बात को समझते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य का जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र को कहा गया क्या? इंडस सांगपो सचर जोन। इस क्षेत्र को क्या कहा गया? ये क्षेत्र कहलाया इंडस सांगपो सचर जोन, ISZ के नाम से, इंडस सांगपो सचर जोन। ऐसे ही बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य का जो क्षेत्र है, इसे कहा गया मेन बाउंड्री फॉल्ट, सॉरी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, इसे कहा गया MCT, द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मुख्य भाग है ना जहां पर बल लग रहा है, तो इसे कहा गया मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद है मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF का भाग है, मेन बाउंड्री फॉल्ट का रीजन है। लगातार इस दिशा में बल लग रहा था, ये क्षेत्र उठ रहे थे और नीचे की ओर धस रहे थे। तो जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय के अग्र भाग में भी धसा हुआ होगा, क्षेत्र नीचे की ओर धसा होगा। इस स्थान पर बल चूंकि लगा होगा तो ये क्षेत्र नीचे की ओर धस गया होगा। ऐसे इधर कहीं पर जाकर के प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र, तो जो ये क्षेत्र नीचे की ओर धसा, जहां पर धसाव की प्रक्रिया हुई, यह इस क्षेत्र को कहा जाता है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट का रीजन। इसे कहा गया हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ये धसाव की प्रक्रिया हुई जहां पर, कहलाया HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। और इस हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में हिमालय से निकली सदावाहिनी नदियों ने निक्षेपण का काम कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया? अवसादीकरण किया। मैं इस बात को लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो गलत मत समझिएगा। अवसादीकरण किया, अवसादीकरण की प्रक्रिया हुई और इससे बना उत्तर भारत का। तो इस प्रकार से उत्तर भारत के मैदान का विकास हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं तिब्बत के पठारी क्षेत्र से, नॉर्थ से साउथ की ओर चलेंगे तो तिब्बत का पठारी क्षेत्र, तिब्बत के पठारी क्षेत्र के बाद हमें मिलेगा क्या? वो ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद हमें मिलेगा इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन के बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बाद लघु हिमालय अथवा मध्यम हिमालय अथवा हिमाचल हिमालय, देन उसके बाद मेन बाउंड्री फॉल्ट, फिर शिवालिक हिमालय और फिर
हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, और इस हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में क्या हुआ, तो अवसादीकरण की प्रक्रिया हो गई, और अवसादीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही इस हिमालयन फ्रंट फॉल्ट में उत्तर भारत के मैदान का विकास हुआ। आगे तराई है, भावर है, बांगर, खादर जैसी चीज़ों को जब मैदानी क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे तब वहाँ पर समझेंगे कैसे बने। ठीक, अब थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं बातें। मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, आंतरिक हिमालय जिसे हम, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के मध्य जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया है, अभी आपने नाम दिया इंडस सांगपो सचर जोन। इंडस सांगपो सचर जोन। सांगपो सचर जोन, ये जो क्षेत्र है सिंधु और सांगपो नदियों का अपवाह क्षेत्र। आगे अपवाह तंत्र में बताऊंगा कि कहां से नदियां इस क्षेत्र में बह रही हैं। तो यहां पर अभी इतना ध्यान रखिए कि इंडस सांगपो सचर जोन सिंधु और इसके साथ साथ सांगपो नदी का अपवाह क्षेत्र। तो इस क्षेत्र से सिंधु और सांगपो नदियां अपवाहित होती, तो यह क्षेत्र सिंधु सांगपो नदी अपवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, बृहद हिमालय और लघु मध्यम अथवा हिमाचल हिमालय के मध्य का जो क्षेत्र, लघु हिमालय है, मध्यम हिमालय या हिमाचल के मध्य, इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो इसे हमने नाम दिया है क्या, MP, मेन थ्रस्ट, MCT या मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इस मेन सेंट्रल थ्रस्ट का संबंध झेलम नदी के अपवाह क्षेत्र, तो इसका संबंध किससे है, यहां पर झेलम नदी का अपवाह क्षेत्र, झेलम नदी का अपवाह होता है, इसलिए इसे झेलम नदी घाटी के नाम से भी जानते हैं। तो जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य से झेलम नदी अपवाहित होती है, इसलिए इसे झेलम नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है, और जम्मू कश्मीर में इसे कश्मीर की घाटी भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रहे कि जम्मू कश्मीर में इसे क्या कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर में इसे कश्मीर की घाटी कहते हैं। और इसी प्रकार से जब हम नेपाल में आते हैं तो नेपाल में इसे कहा जाता है काठमांडू घाटी। तो ये दो बातों को ध्यान, जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में हम अगर बात करें तो क्या है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नॉर्थ में है बृहद हिमालय अथवा आंतरिक हिमालय, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के साउथ में बात करेंगे तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के साउथ में है हमारा क्या, लघु या हिमाचल हिमालय, लघु अथवा मध्यम अथवा हिमाचल हिमालय। ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, कश्मीर में इसे, जम्मू कश्मीर में इसे कश्मीर की घाटी के नाम से जाना जाता है, और नेपाल में इसी क्षेत्र को काठमांडू की घाटी के नाम से जानते हैं। और ये जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में जम्मू कश्मीर में जहां पर झेलम नदी का अपवाह होता है, यहां पर झेलम नदी के द्वारा हिमानी जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं। क्या लाए जाते हैं, तो हिमानी जलोढ़ निक्षेप, झेलम नदी के द्वारा हिमानी जलोढ़ निक्षेप, तो यहाँ पर हिमानी जलोढ़ निक्षेप लाए जाते हैं और इनका डिपोजिशन किया जाता है, इसे कहा जाता है करेवाज। तो इसके कारण यहाँ जो मिट्टी का विकास हुआ है, इस मिट्टी को कश्मीर में कहते हैं करेवा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रहे, प्रीलिम्स में आपके सवाल पूछा जा चुका है। तो इसे कहते हैं करेवा। और ये करेवा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो करेवा केसर की कृषि की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। तो करेवा किस लिए महत्वपूर्ण है, तो
करेवा में किया जाता है केसर की, करेवा केसर के लिए महत्वपूर्ण, केसर की कृषि के लिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जम्मू कश्मीर में कश्मीर की घाटी, झेलम नदी घाटी, नेपाल में काठमांडू की घाटी, जम्मू कश्मीर में हम क्या कह सकते हैं, इस नदी के द्वारा, झेलम नदी के द्वारा हिमानी जलोढ़ निक्षेपण का कार्य किया जाता है और इन हिमानी जलोढ़ निक्षेपों को ही करेबाज के नाम से जानते हैं, जो कि केसर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं। जब हम आते हैं कहाँ पर, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो क्षेत्र है इसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF के नाम से जाना जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। इस मेन बाउंड्री फॉल्ट को उत्तराखंड में दून की घाटी के नाम से भी, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट को ही तो उत्तराखंड में, कहां पर, तो उत्तराखंड में इसे कहते हैं ठीक है, तो उत्तराखंड में इसे दून की घाटी के नाम से। तो ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित कुछ बातें थीं जिसको डिस्कशन कर लिया। हमने देख लिया कि पहले तो भारत का भू आकृतिक वर्गीकरण, और भू आकृतिक वर्गीकरण में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों का अभी एक थोड़ा सा जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे कैसे पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार हुआ है। अच्छा ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी हिमालय को हम अलग से पढ़ेंगे। तो उत्तर पूर्वी हिमालय के जो क्षेत्र हैं, अभोर है, मिरी है, डाफला है, मिसमी है, पटकई बुम है, नागा रेंज है, इन सब को हमें अलग से पढ़ना है। इसके बारे में घबराने मत लग जाइएगा, हम लोग अलग से देखेंगे, उत्तर पूर्वी हिमालय के रूप में ही इसे पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी के लिए इतना ही, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक एक करके फिर उठाएंगे। ट्रांस हिमालय, उससे संबंधित बातें, बृहद हिमालय, इससे संबंधित बातें, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इस तरह से, और फिर उत्तर हिमालय, पूर्वी हिमालय, और उत्तर पूर्वी हिमालय के बाद हिमालय का जो रीजनल डिवीजन किया गया है उसको समझेंगे, और फिर जाएंगे भारत के प्रायद्वीपीय